तो दोस्तों, हमने आपको पिछली कहानी में बताया था कि किस प्रकार श्री प्रकाश शुक्ला ने एक बहुत बड़े व्यापारी लखनऊ का है जिनका नाम मूलराज था, उनको डरा धमका कर बिहार से छोड़ा। और उसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो पुलिस की सारी टीमें उनके घर पर लग जाती हैं और उनसे हर वो जानकारी लेना चाहती हैं कि तुम्हें किसने उठाया, कौन था वो, किस तरीके से तुमको, किस रास्ते से वो लेकर के तुमको बिहार गया या किस जगह पर तुमको रखा गया था, तुमने कितने पैसे फिरौती में की रकम दी, उसके बाद तुम्हारी जान बच पाई। इस तरीके की तमाम सवाल पुलिस वाले पूछ ही रहे होते हैं कि उसी दरमियान फिर मूलराज के घर पर एक घंटी बजती है और उसी घंटी बजने के दौरान मूलराज की बेटी एक बार फिर से उस फोन को उठाती है। और जैसे ही फोन को उठाती है तो उधर से एक आवाज आती है कि मैं अशोक सिंह बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा अच्छे से घर पर पहुंच गए ना? उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अगर तकलीफ हुई तुमसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन अगर वो आसपास हों तो उनसे एक बार हमारी बात करा दो। जैसे ही अशोक सिंह का फोन आता है, मानो मूलराज के तो पूरी रोंगटे खड़े हो जाती हैं और वो झट से उस फोन को पकड़ता है। और इस पर उधर से श्री प्रकाश शुक्ला और अशोक सिंह पूछते हैं कि बताओ, तुम्हारा सफर तो अच्छा रहा ना? मुझे पता है कि मेरी आवाज पुलिस वाले सुन रहे हैं और तुम्हारे आसपास भी तमाम सारे पुलिस वाले हैं, लेकिन यकीन मानो मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि तुम अपनी जुबान को अपने हद में रखोगे, वरना आगे मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हो। और इन्हीं बातों के साथ मैं इस फोन को रख रहा हूँ। तकरीबन 10 से 15 दिन बाद फिर से तुमसे संपर्क किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में यकीन मानिए आज की कहानी बेहद खौफनाक, क्योंकि जो भी मुखबिर श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में पुलिस को जानकारी देता था या फिर पुलिस से मिलकर उसके बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में कहीं भी कोई भी जानकारी शेयर करने की कोशिश करता था, उसका क्या हाल होता था वो हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि श्री प्रकाश शुक्ला अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। अगर वो बहन के नाते जुर्म के दुनिया का बेताज बादशाह बन सकता है तो अपने भाई से भी बहुत प्यार कर सकता था। और किस तरीके से वो अपने भाई बनने के लिए लखनऊ से इतना बड़ा रिस्क लेकर गोरखपुर तक पहुंचता है, ये पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप ये कहानी अंत तक जरूर सुनेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों, हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। 21 जून को जब श्री प्रकाश शुक्ला के भाई का जन्मदिन था तो इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने साथियों से कहा कि यार आज गोरखपुर चलना है, क्योंकि मेरे भाई का जन्मदिन है और उसे कुछ गिफ्ट देना है। उसके बाद इतना सुनने के बाद उधर आनंद और सुधीर वहां पर रहते हैं। पूछते हैं श्री प्रकाश कि और कोई काम तो नहीं है गोरखपुर में, कोई ऐसा तो नहीं है जो हमारे बारे में पुलिस को कोई खबर दे रहा हो या पुलिस वाले किसी तरीके से हमारा पीछा कर रहे हो। इस पर हंसते हुए सुधीर कहता है कि हैं 2 लोग जिन्हें काफी ज्यादा चुल मची है पुलिस का मुखबिर बनने में। तो पूछता है कि कौन है वो 2? तो पता चलता है एक का नाम अशोक द्विवेदी और दूसरे का नाम रवि राय है, जो दोनों आजकल पुलिस के गोद में बहुत खेल रहे हैं, बहुत उछल कूद रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उन तक आसानी से पहुंच नहीं सकते हैं और वो अपने आप को पुलिस का बहुत बड़ा मुखबिर शो कर रहे हैं। इस पर हंसते हुए श्री प्रकाश ने कहा, चलो आज इन लोगों को भी कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं और अगर नहीं मानते हैं तो फिर इनका भी हिसाब किताब कर ही देते हैं। उसके बाद ये लोग एक जिप्सी लेते हैं जिसमें नीली बत्ती लगी होती है और इसी जिप्सी से लखनऊ के अच्छे मार्केट में अच्छी मिठाइयों की दुकान पर जाते हैं। वहां से अपने भाई के लिए कई सारे अच्छे कपड़े को खरीदते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ लेते हैं और उसे लेकर लखनऊ से गोरखपुर की तरफ चले आते हैं। जैसे ही ये लोग गोरखपुर में पहुंचते हैं, सबसे पहले श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने भाई को बुलाया और उसे एक अलग जगह पर मिला। वहां पर मिलने के बाद
वो उसे मिठाइयाँ देता है, अपने आशीर्वाद देते हैं, सारे कपड़े को देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जाओ भाई, तुम हमेशा खुश रहना, कभी भी तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई तो इस भाई को एक बार जरूर याद करना, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने पाएगी। और इसी सुकून के साथ तुम्हें तुम्हारी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने जीवन को आनंदमयी व्यतीत करो। और यही सब कहने के बाद वो अपने भाई को गोरखपुर के उस जगह से विदा कर देते हैं और वो खुशी खुशी घर चले जाते हैं। अब मेन काम शुरू होता है कि कौन है वो दो मुखबिर जिसके बारे में अब पता कैसे चलेगा। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि पता करो ये अशोक द्विवेदी इस समय है कौन सी जगह पर। अब जैसे ही इस बात की जानकारी के लिए सुधीर ने लोगों को लगाया, महज कुछ घंटों के भीतर ही पता चल गया कि इस समय अशोक हैडिल कॉलोनी के आसपास है। दरअसल दोस्तों, जून का महीना था और जून के महीने में गर्मी इस तरीके से पड़ रही थी कि मानो जैसे कि अगर पानी ना मिले तो पेड़ भी मुरझा जाए। और इसी गर्मी के बीच में अगर किसी व्यक्ति को ढूंढना हो और ढूंढकर उससे बातचीत करना हो तो यकीन मानिए आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। आखिरकार थोड़ी देर के बाद जैसे ही पता चला कि अशोक सिंह हैडिल कॉलोनी के अपने घर में आराम कर रहा है, तुरंत जिप्सी में श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद और सुधीर सारे लोग बैठते हैं और हैडिल कॉलोनी के उसके घर के ठीक सामने ले जाकर गाड़ी को रोकते हैं। और जैसे ही गाड़ी सामने रुकती है तो किसी को कोई पता नहीं था कि इस लगी नीली बत्ती जिप्सी से कौन बाहर उतरेगा। और आखिरकार एक शख्स बाहर उतरता है, कंधे पर AK-47 लिए सीधे उस घर में एंट्री करता है। और जैसे ही वो घर में एंट्री करता है, दरवाजे को नॉक करता है। जैसे ही दरवाजा एक महिला खोलती हैं, वो सीधे अंदर घुस जाता है और अंदर एक जगह लेटे हुए अशोक द्विवेदी दिखते हैं। और उसके बाद AK-47 को लोड किया जाता है और उसका पूरा ब्रस्ट फायर सीधे अशोक द्विवेदी के सीने पर कर दिया जाता है। इतनी गोलियां चलती हैं कि 50 राउंड गोलियां चलने के बाद उसके बगल में तेन बहादुर नाम का एक और व्यक्ति रहता है, जिसको श्री प्रकाश शुक्ला नहीं मारना चाहते थे, लेकिन चश्मदीद होने की वजह से उसको भी अपनी जान से हाथ धो देना पड़ता है। और इसके बाद वहां से चुपचाप वो सीधे निकलते हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता कि इस जगह पर कौन था, किसने गोलियां चलाई, किस तरीके से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, उतने में जिप्सी मुड़ करके घर के ठीक सामने खड़ी थी और उसमें श्री प्रकाश शुक्ला बैठते हैं और उस जगह से निकल जाते हैं। अब पारी थी एक व्यक्ति की जिसका नाम था रवि राय। सूत्रों के मुताबिक अभी पता चला था कि रवि राय इस जगह से थोड़ी देर पहले ही कहीं निकला है और उसका लोकेशन अब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो बाइक से कहाँ निकला है ये किसी को कुछ पता नहीं था। उस समय का गोरखपुर भी बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि गाड़ियां भी बहुत ज़्यादा चल नहीं रही थी, तो इसलिए किसी को ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि पूरा गोरखपुर मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर में हुआ करता था। और इसी दरमियान जो व्यक्ति निकलते थे तो वो इतने ही दूर के अंतर पकड़े जाते थे। और जैसे ही पता चला कि रवि इस समय ट्रांसपोर्ट नगर से मुंशी प्रेमचंद की तरफ होगा शायद, इसी दरमियान वो सीधे हैडिल कॉलोनी से रेलवे स्टेशन आता है और रेलवे स्टेशन से इंदिरा बाल विहार, फिर गोल घर होते हुए सीधे सीधे तरीके से वो मुंशी प्रेमचंद पार्क की तरफ पहुंचते हैं। जैसे ही मुंशी प्रेमचंद पार्क के सामने देखते हैं तो रवि राय उधर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही रवि की नजर जिप्सी पर बैठे श्री प्रकाश के ऊपर पड़ती है तो वो बेहद तेजी से मोटरसाइकिल को फेंक कर दौड़कर भागने लगता है। लेकिन इतना मौका काफी था श्री प्रकाश शुक्ला के लिए और उसने दौड़ा करके AK-47 की ब्रस्ट फायर फिर एक बार रवि के ऊपर भी कर दी और पुलिस के दोनों मुखबिरों का खौफनाक अंत किया। पीसीओ गोली मारी गई थी रवि को और उसके बाद रवि की भी तत्काल मौके पर मौत हो जाती है। और इस तरीके से पुलिस के गोरखपुर के दोनों मुखबिरों को बहुत जल्द से जल्द श्री प्रकाश शुक्ला ने हमेशा हमेशा के लिए निपटा दिया, क्योंकि अब पुलिस के पास न श्री प्रकाश शुक्ला का कोई फोटो था, न श्री प्रकाश शुक्ला का किसी तरीके की मुखबिर थे
क्योंकि अब श्री प्रकाश शुक्ला ने हर तरीके के अपने मुखबिरों को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया था। जिधर एक तरफ 21 जून को श्री प्रकाश शुक्ला के भाई का जन्मदिन मन रहा था, तो 21 जून को इसी गोरखपुर में 2 बड़ी गोलीकांड हुए थे। क्योंकि एंट्री अगर किसी शेर की हुई थी तो वो था श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री से पूरे गोरखपुर का माहौल एक बार फिर गमगीन हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी, और आपने जाना कि श्री प्रकाश शुक्ला की भाई के जन्मदिन पर किस तरीके से पूरे गोरखपुर में तांडव मच जाता है। अगली कहानी में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे किन 2 कंपनियों के सिम पहली बार लखनऊ में एंट्री होती हैं, और मोबाइल की कौन सी कंपनी से सबसे पहले श्री प्रकाश शुक्ला ने सिम लिया, और कौन से ऐसे छोटे गुंडे थे जो उस समय वीरेंद्र शाही की हत्या के बावजूद भी श्री प्रकाश शुक्ला को चैलेंज करते हैं, और होटलों में घुस करके श्री प्रकाश शुक्ला ने उसे किस तरीके से सबक सिखाया, और उसके बाद मोबाइल कंपनियों के द्वारा कैसे जांच पड़ताल शुरू होती है। ये पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।